तो सर यहां पे अगर इस पूरे स्टैंडर्ड के नाम की बात करें तो नाम इस स्टैंडर्ड का भी बड़ा है, ठीक है, जैसे AS5 का था। लेकिन यहां पे दो चीजें हैं, कंटिंजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इस AS दो चीजों के बारे में बात कर रहा है, कंटिंजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। कंटिंजेंसी का मतलब कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, तो उस अनसर्टेनिटी के वजह से हम उसका कुछ ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं, हम कुछ उसके बारे में बातें करना चाह रहे हैं, ठीक है। आर वी क्लियर? अरे ये तो AS4 है। यस। और दूसरा इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अब सर जो अनसर्टेनिटी है, मैं इस AS के बारे में बता देना चाहता हूं। पहले जो AS4 था वो प्रोविजंस की भी बात करता था। अच्छा सर, अर्लियर AS4 किन किन चीजों में बात करता था? AS4 बात करता था प्रोविजन फॉर एसेट्स के बारे में। एग्जाम्पल के लिए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ओके, अच्छा, पहले AS4 प्रोविजन फॉर लाइबिलिटीज के बारे में बात करता था। सर जैसे कि आपका प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम, हमें लग रहा है कि इतना पैसा वारंटी के तहत देना पड़ेगा, तो वो वारंटी के बारे में बात करता था, दैट इज प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी। वो कंटिंजेंट एसेट कंटिंजेंट लाइबिलिटी के बारे में बात करता था। और वो बात करता था इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ओ माय गॉड, एक केस इतनी सारी बातें कर रहा था। हाँ राजा, एक केस इतनी सारी बातें कर रहा था। ये कॉपी पेस्ट वाला फीचर मेरा वापस एक्टिव हो गया है। तुम्हें बड़ा दुख हुआ होगा ये देख के, बट मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। अब हुआ क्या, AS4 में बहुत सारी बातचीत हो रही थी, AS4 में बहुत सारी बातचीत हो रही थी, तो बाद में एक AS29 लाया गया। बाद में AS29 लाया गया, और यहां से कुछ बातें AS29 में ट्रांसफर कर दी गई, जैसे कि प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी, कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ये तीनों चीजें कहां चले गई? ट्रांसफर टू AS29। तो आज के तारीख में हमारे इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर बचा क्या है? प्रोविजन फॉर एसेट बचा हुआ है। अगर आपको एसेट्स के लिए प्रोविजन बनाना है तो ये AS4 को आपको यूज करना है, और इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। आज की तारीख में ये दो बातें बची हुई है इसके अंदर, दैट्स इट, और कोई दो बातें बची नहीं है। तो सर ये तो AS छोटा हो गया। हाँ राजा, ये AS कंपैरेटिवली छोटा हो गया। ओके, इज एवरीवन क्लियर क्लियर कि इस AS में कौन सी बात होने वाली है? हाँ, और इससे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी इसके बाद वाला AS कौन सा है, AS29। ठीक है सर, लेट्स मूव फर्दर राजा। अब यहां पे सब ध्यान देंगे, यहां पे लिखा हुआ है कंटिंजेंसी। पहले मैं बात करना चाहूंगा कंटिंजेंसी पे। इसको क्या हो गया?
कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है? एक तरह की अनसर्टेनिटी। एक तरह की क्या होती है ये? अनसर्टेनिटी। और ये अनसर्टेनिटी किस लिए हो सकती है? हो सकता है कि कुछ नुकसान हो सकता है कि कुछ फायदा हो। अनसर्टेनिटी है भैया, अनसर्टेनिटी है, मुझे नहीं पता, हो सकता है मुझे नुकसान भी हो जाए, हो सकता है मुझे फायदा भी हो जाए। तो अब अगर फायदा हो रहा है, अगर फायदा हो रहा है तो क्या आप उसकी रिकॉर्डिंग करोगे? सर बिल्कुल, रिकॉर्ड ओनली इफ सर्टेन। इसका मतलब हमें लग रहा है कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाए जो हमें आज नहीं पता बट फ्यूचर में आ सकते हैं, तो उससे हमें फायदा होगा। यहीं पे आपको रोक दिया जाता है, फायदा तब ही रिकॉर्ड करना जब वो सर्टेन हो। तुम्हें लग रहा है उससे नहीं होगा, तुम्हारे पास एविडेंस होने चाहिए, तुम्हारे पास अंदर से एकदम श्योरिटी होनी चाहिए कि फायदा होने वाला है, हम तब ही फायदे को रिकॉर्ड करेंगे। और लॉस कब रिकॉर्ड करेंगे? अगर अनसर्टेनिटी होने के चांस, ओ माय गॉड, रिकॉर्ड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस इज मोर देन 50%। सर 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 समझा नहीं, समझा नहीं, समझा नहीं, समझा नहीं सर, कोई बात नहीं, समझा नहीं तो इधर आ जाओ। कंटिंजेंसी यहां पे लिमिटेड है टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, मैंने आपको बता दिया। तो जो ट्रीटमेंट ऑफ कंटिंजेंसी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रोविजन बनाना किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रोविजन डिपेंड कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी पे। मैथ्स में पढ़ते हो प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है कि भाई साहब क्या हो सकता है, कितनी प्रोबेबिलिटी है भैया बताओ। ठीक है, तो अब अगर डेटर की पैसे डुबाने की प्रोबेबिलिटी जो डेटर है उसकी पैसे डुबाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अच्छा ये कौन बताएगा? ये तुम्हें मैनेजमेंट ही बताएगा। मतलब तुम कैसे पता करोगे भाई? तुम्हारे लिए तो मुश्किल हो जाएगा ना। अगर डेटर की डुबाने की प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 50%, लेस देन 50%, अप टू 10% एंड लेस देन 10%। ओके, ये आपके सामने तीन प्रोबेबिलिटी की थियरीज है। 10% तक इसे बोलते हैं रिमोट चांस। रिमोट चांस का मतलब रेयरली ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी, अरे यार ये इंसान नहीं डुबाएगा। एक होता है आपका रिमोट चांस, दूसरा क्या होता है सर? एक होता है हमारा रिमोट चांस, क्लियर। दूसरा होता है कि भैया 50% से ज्यादा है, ठीक है, प्रोबेबल। तो अगर 50% से ज्यादा है तो यहां पे हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे। सर 50% से कम है तो नो प्रोविजन, कोई प्रोविजन देने की नीड नहीं है, ओनली डिस्क्लोजर। सिर्फ तुम बता दो कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे डेटर पैसा डुबा सकते हैं, सिर्फ डिस्क्लोजर दे देना।
और यहां पे रिमोट चांस में, यहां पे तो भैया प्रोविजन की भी नीड नहीं है, नो प्रोविजन नो डिस्क्लोजर। बस इतनी सी बात करता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिगार्डिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। सर आज तक तो हम प्रोविजन अपने मन से बनाते आते थे, जितना मन लगता था। अब तुम्हें यह समझना पड़ेगा, जो तुम बचपन में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाते थे, वहां पे बेसिकली अगर AS4 के अनुसार मैनेजमेंट एस्टिमेट करता है कि 50% से ज्यादा हमारा पैसा डूब सकता है, तो ही जाके क्या बनता है, प्रोविजन। सर ये बातें तो हमने फाउंडेशन लेवल पे नहीं पढ़ी। बस वही बात है ना कि तुम इंटर लेवल पे थोड़ा अपने स्किल्स को एनहांस कर रहे हो कि तुम प्रोविजन कभी भी नहीं बना सकते अगर पैसा डूबने की प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा है, तो आप प्रोविजन क्रिएट करोगे। अदरवाइज 50% से कम है लेकिन अप टू 10% है, प्रोविजन की नीड नहीं है, डिस्क्लोजर दे देना। 10% से भी कम चांस है तो ना प्रोविजन ना डिस्क्लोजर। सबको ये समझा? इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? चलो अब कंटिंजेंसी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंटिंजेंसी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज अ कंडीशन और अ सिचुएशन वेयर अल्टीमेट आउटकम मे बी अ गेन और लॉस। वो गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। एंड विल बी डिटरमाइंड, हमें पता कब चलेगा, ऑन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, बट मुद्दे की बात है, AS29 में आपको कंटिंजेंसी के बारे में वापस बातचीत होगी, वहां कंटिंजेंट एसेट कंटिंजेंट लायबिलिटी के वापस से बातचीत होगी। मुद्दा यह है कि ये AS प्रोविजन फॉर एसेट के बारे में बात करता है, सिंपल। और प्रोविजन फॉर एसेट में एक होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो कि बट ऑब्वियस AS10 के अंदर है। अब होता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, जो कि AS4 बात करता है। और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अब कब क्रिएट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन प्रोबेबिलिटी। अगर 50% से ज्यादा डूबने की प्रोबेबिलिटी तो क्रिएट करो, 50% से कम है अप टू 10%, तो आपने प्रोविजन नहीं बनाना चाहिए, सिर्फ डिस्क्लोजर देना चाहिए। और अगर 10% से भी कम है तो इट इज अ रिमोट चांस, बहुत रेयर चांस है, तो वहां पे ना प्रोविजन ना डिस्क्लोजर। ओके, अब सर इस चैप्टर में दूसरे शब्द की बात हो रही है जिसपे आपके सारे क्वेश्चंस आस्क्ड है। मतलब सारे सवाल इसी पे आस्क्ड है। बस इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट, आपको बताना है क्या ये इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, हां या ना। ठीक है, अगर ये इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है तो ये कौन सा इवेंट है, एडजस्टिंग इवेंट की नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ओ माय गॉड सर, आपने कुछ नई चीज बोल दी अभी। बिल्कुल राजा, चलो इधर सब ध्यान देंगे। ठीक है सर, तो अब ये इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट क्या होता है। देखो राजा, सबसे पहले इसके नाम में ही है इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। मेरा साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 24 और मेरा साल खत्म होगा 31 मार्च 25। अच्छा, इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे? यस सर। ईयर एंड होने के बाद हम 24-25 का हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, 24-25 का। और 24-25 का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले कौन अप्रूव करता है सर? पहले वो अप्रूव करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पहले उसे कौन अप्रूव करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया 30 जून को। अब मुद्दे की बात है, यहां पे जब हम बोलते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, हम बोल रहे हैं कि भाई साहब हमारे ईयर एंड के बाद
और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के पहले अगर कुछ घटना हो गई, मतलब मैं इस पीरियड की बात कर रहा हूं, मैं किस पीरियड की बात कर रहा हूं, 31 मार्च के बाद, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल के पहले अगर कुछ घटना हो गई, कुछ ऐसा इवेंट हो गया, ठीक है, हम उन इवेंट्स की बात कर रहे हैं, दैट इज इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पहले तुम्हें समझा ये एएस किस इवेंट्स के बारे में बात कर रहा है, कौन से इवेंट की बात कर रहा है? हां सर, बिल्कुल वो सारे इवेंट्स की बात कर रहा है जो 31 मार्च के बाद होंगे और 30 जून के पहले होंगे। क्लियर? डन? अच्छा, अब मैंने कहा कि सारे इवेंट्स की बात कर रहा है, लेकिन क्या हम सारे इवेंट्स को इज्जत देंगे कि हम सिग्निफिकेंट इवेंट को इज्जत देंगे? सिग्निफिकेंट का मतलब जो इंपॉर्टेंट है, जो मटेरियल है, जिसका अच्छा खासा इंपैक्ट हो सकता है, हम उनको इज्जत देंगे कि हम सबको इज्जत देंगे? समझो, जमाने में जो पैसा कमाता है उसकी इज्जत होती है, ठीक है? इंडिया में रहते हैं करोड़ों लोग, लेकिन जो पैसा कमाते इज्जत उनकी होती है। तो वैसे ही जो पैसा कमाते हैं वो होते हैं सिग्निफिकेंट लोग। वो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट लोग। वो लोग इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। तो वैसे ही क्या सारे इवेंट की बात AS4 करेगा कि नहीं? AS4 करेगा कि भाई कौन से सिग्निफिकेंट इवेंट है जो बैलेंस शीट डेट के बाद हो रहे हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल से पहले हो रहे हैं। अब सर, एज अ ऑडिटर हमें कैसे पता क्या सिग्निफिकेंट है? बेटा, क्या सिग्निफिकेंट है ये मैनेजमेंट का एस्टिमेट होता है। ये क्या होता है? मैनेजमेंट का एस्टिमेट होता है। ओके सर, ये जो 30 जून 2025 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल का डेट है, क्या ये फिक्स्ड है? नहीं, ये 15 मई भी हो सकता है, ये हो सकता है आपका 15 जुलाई भी हो सकता है, ये आपका 15 अगस्त भी हो सकता है, ठीक है? ये मेरे एग्जाम्पल में 30 जून है। क्लियर? सॉर्टेड है यहां तक सबको? अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा एक बार। अब आपको इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ना है। पहली चीज यहां पे उन्होंने क्या लिख दी कि भैया सिग्निफिकेंट इवेंट की हम बात कर रहे हैं, हर चीज की बात नहीं कर रहे हैं। वो सिग्निफिकेंट इवेंट से हमें फायदा भी हो सकता है, हमें नुकसान भी हो सकता है। दैट अगर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट हमारे लिए क्या है? 31 मार्च एंड date on which financial statement are approved, date on which financial statement are approved, that is 30 जून हमारे एग्जाम्पल में। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन अप्रूव करता है? नॉर्मली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं इन केस ऑफ कंपनी, और अगर कंपनी नहीं है तो जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी होता है, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म के लिए पार्टनर इज अप्रूविंग अथॉरिटी, ठीक है? आर वी क्लियर? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, HUF के लिए कर्ता इज अ अप्रूविंग अथॉरिटी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बिकॉज हमारे जितने भी एस है वो कंपनी को मद्देनजर रखते हुए बनाए जाते हैं। हमारे जितने सवाल है वो कंपनी को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं। एएस बट ऑब्वियस नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को भी कवर करता है, बट मेजर जो हमारे सिलेबस में बात होती है वो कंपनीज के अराउंड ही होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट? सिग्निफिकेंट इवेंट जो कि फेवरेबल भी हो सकती है, अनफेवरेबल भी हो सकती है, अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट ऑन और बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द अप्रूविंग अथॉरिटी। एंड इन केस ऑफ कंपनी अप्रूविंग अथॉरिटी कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब सर, यहां पे जो सिग्निफिकेंट इवेंट होते हैं, आपने कहा ना सिग्निफिकेंट इवेंट की इज्जत है। यस राजा, यहां पे जो सिग्निफिकेंट इवेंट है ये आपके एडजस्टिंग भी हो सकते हैं और ये नॉन एडजस्टिंग भी हो सकती है। सर, ये कौन सी खेत की चिड़िया? एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग?
ये कौन सी खेत की चिड़िया सर? एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग। देखो सिंपल है, एडजस्टिंग इवेंट का मतलब, मैं एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ठीक है, इसके आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। दैट इज, आपको ड्यूल इफेक्ट देना पड़ेगा। जैसे हम फाइनल अकाउंट्स में करते थे, हम ड्यूल इफेक्ट देते थे। ड्यूल इफेक्ट कौन से साल में? इन द ईयर 2024-25। ओ माय गॉड सर, इवेंट ईयर एंड के बाद हुआ है, बट ये एक एडजस्टिंग इवेंट है जिसका इफेक्ट मुझे 24-25 में देना पड़ रहा है। इवेंट कब हुआ है? ईयर एंड के बाद, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल के पहले कुछ इवेंट हुआ है, कुछ घटना हुई है जिसका इफेक्ट मैं दे रहा हूं 24-25 के अंदर। क्लियर? ये मेरा क्या बनेगा? एडजस्टिंग इवेंट। और दूसरा होता है नॉन एडजस्टिंग। अब मैंने क्या लिखा? ये सिग्निफिकेंट है, तो इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। नो एडजस्टमेंट, ओनली डिस्क्लोजर। आपको सिर्फ क्या देना पड़ता है? सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर देना पड़ता है। क्लियर है सबको यहां पे? सर प्लीज अब एग्जाम्पल के थ्रू समझा दो, हमें ना बड़ी दिक्कत जा रही है समझने में। अरे राजा, बस समय आ चुका है कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं। ओके, सब यहां पे ध्यान देंगे। ये आपका 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25, ठीक है। अब मैंने 30 सितंबर को एक सेल किया था, किसको? मिस्टर ए को, ऑन क्रेडिट। कितने का? 50 लाख रुपए का माल मैंने मिस्टर ए को उधार में बेचा था, ठीक है। अब क्या हुआ? मुझे यह पता चला, मैं कौन हूं? मैनेजमेंट। अभी कौन, किसकी बात हो रही है? मैनेजमेंट की बात हो रही है। मैनेजमेंट को 31 दिसंबर 24 को पता चला कि मिस्टर ए के शॉप में फायर लगी है, उसके दुकान में आग लग गई है, जितना भी माल पड़ा था वो जल गया, एंड उस बेचारे ने इंश्योरेंस भी नहीं लिया था। अब मुझे बात बताओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 जून 25 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल के पहले मुझे पता चल गया कि भाई साहब ये इंसान इंसॉल्वेंट हो चुका है। ये क्या हो चुका है? इंसॉल्वेंट हो चुका है। कब? 30 अप्रैल को। ये कब इंसॉल्वेंट हो चुका है? 30 अप्रैल को इंसॉल्वेंट हो चुका है, ठीक है। अब 2 मिनट सुनते चलो।
2 मिनट सुनते चलो। ये मेरी पूरी कहानी है, ये मेरी पूरी कहानी है। अब ये कहानी में किरदार सुनते चलो। मैंने उसे उधारी में माल बेचा 50 लाख रुपए का, मैंने उधारी में माल बेचा 50 लाख रुपए का। अब जैसे मुझे पता चला कि भाई साहब उसके गोडाउन में, उसके दुकान में आग लग गई और पूरे गुड्स जल गए और उसका कोई इंश्योरेंस भी नहीं है, तो क्या यहां पे 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो इंसान मेरा पैसा डुबाएगा? हां सर, यहां पे 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो इंसान आपका पैसा डुबाएगा। क्यों भाई? दुकान में आग लग गई, पूरा माल जल गया और कोई इंश्योरेंस भी नहीं है, तो वो इंसान आप पैसे डुबाएगा। क्या इसकी प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा है या नहीं? मन से पूछो। हां सर। तो मैंने यहां पे प्रोविजन क्रिएट कर दिया। प्रोविजन कितना क्रिएट किया? 40% का। प्रोविजन कितना क्रिएट किया? 40% का। तो एज ऑन 31 मार्च 25, provision created at the rate 40%, therefore इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। 50 लाख का 40%, 20 लाख। 50 लाख का 40% कितना? 20 लाख रुपया। ठीक है। अब उस दिन की बैलेंस शीट कैसे दिख रही होगी? सर उस दिन की बैलेंस शीट हमारी दिख रही होगी, डेटर 50 लाख, लेस प्रोविजन, ओके डन। अब ये 31 मार्च को मैंने कर दिया, ये 31 मार्च को मैंने कर दिया। अब मैं 31 मार्च पे एकदम बैठा हूं, 40% डूब सकता है यार, मिस्टर ए की भी गलती नहीं है यार। अब दुकान में आग लग गई तो इंसान कहीं से पैसा चुकाएगा? मुझे लग रहा है वो इंसान पैसा डुबा देगा, 50% ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। चल प्रोविजन बना देता हूं, ठीक है, 40% का मैंने प्रोविजन बना दिया। अब इंसॉल्वेंट हो गया वो 30 अप्रैल को, वो 30 अप्रैल को इंसॉल्वेंट हो गया। ओ माय गॉड सर, अब मुझे बात बताओ, वो इंसॉल्वेंट हो गया, क्या इसके रिगार्डिंग, मेरे ध्यान से मेरा सवाल सुनो, वो इंसॉल्वेंट हो गया बट इसके रिगार्डिंग क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास बैलेंस शीट डेट पे अवेलेबल थी क्या? क्या कुछ ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी क्या बैलेंस शीट डेट पे कि वो इंसान पैसा डुबा सकता है? हां सर, बैलेंस शीट डेट पे हमें पता था कि उसके दुकान पे आग लगी है, उसके दुकान पे आग लगी है, और जो आग लगी है उस वजह से उसके पास इंश्योरेंस भी नहीं है। तो वो इंसॉल्वेंट तो हुआ, लेकिन उसके कारण क्या बैलेंस शीट डेट का मतलब क्या 24-25 में उसके कारण मौजूद थे क्या? ये डूबने का कारण क्या 24-25 में मौजूद था क्या? हां सर, ये जो पैसा डूबा है इसका कारण 24-25 में मौजूद था। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ बातें 24-25 में मौजूद थी। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? ये मेरा बन जाएगा एडजस्टिंग इवेंट। ये मेरा क्या बन जाएगा सर? ये आपका एडजस्टिंग इवेंट है।
ओके डन। अब एडजस्टिंग इवेंट है तो आपको इसको इफेक्ट देना पड़ेगा, इस चीज का इफेक्ट देना पड़ेगा। कौन से साल में? 24-25 में इफेक्ट देना पड़ेगा। अब चौबीस पच्चीस में एक एडजस्टिंग इवेंट है, यस। इसका इफेक्ट क्या देना पड़ेगा? इफेक्ट कहां देना पड़ेगा सर? 2025 में, 24-25 में इफेक्ट देंगे। कब देंगे? 2024-25 में इफेक्ट देंगे। क्या देंगे? कौन बनेगा करोड़पति? 7 करोड़ का सवाल आपके सामने आते हुए ऑप्शन नंबर ए। मैं 24-25 में बैड डेट का इफेक्ट ले लूंगा। बैड डेट का इफेक्ट क्या होगा? बैड डेट का इफेक्ट क्या होगा? बैड डेट डेबिट टू डेटर, दैट इज मैं डेटर को 5 लाख रुपए से कम कर रहा हूं। ठीक है, पॉइंट नंबर बी, मैं प्रोविजन इंक्रीज कर दूंगा टू 100%। मैं प्रोविजन को 100% बढ़ा दूंगा, दैट इज मैं एंट्री पास कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। बोलो जी, तुम्हें क्या लगता है हम कौन सी चीज को इफेक्ट देंगे? हम बैड डेट का इफेक्ट ले लेंगे। सो सॉरी, यहां बहुत सारे बच्चे को दिमाग में आएगा कि सर प्रोविजन भी तो हमारे पास है। हां, मैं बैड डेट का इफेक्ट दूंगा, मैं बैड डेट का इफेक्ट दूंगा कि मैं प्रोविजन को बढ़ाऊंगा। ठीक है, द आंसर इज मैं अपने प्रोविजन को इंक्रीज कर दूंगा। क्योंकि राजा मेरे बैड डेट हुआ कब है? बैड डेट हुआ है 30 अप्रैल को। बैड डेट कब हुआ है? 30 अप्रैल को हुआ है। तो मैं 30 अप्रैल को जर्नल एंट्री पास करूंगा। Journal entry on 30 April will be bad debt account debit to provision for bad and doubtful debts 5 लाख रुपए। बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5 लाख रुपए। एंड एज ऑन 31 मार्च 25 मैं प्रोविजन को बढ़ा रहा हूं। यस सर, तो मैं एंट्री पास कर रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। क्या मैं 40% का ऑलरेडी बना चुका हूं? क्या मैं 40% का ऑलरेडी बना चुका हूं? यस सर, आप 40% के लिए ऑलरेडी बना चुके हैं। क्या यह आशंका हो चुकी है कि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है? हां, तो मैं आज उसका प्रोविजन बना दे रहा हूं। कितने का बैलेंस प्रोविजन बना दूंगा? 30 लाख रुपए का बना दूंगा। कितने का बना दूंगा और प्रोविजन? 30 लाख रुपए का और प्रोविजन बना दूंगा। तो अब देखो राजा, क्या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, क्या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पूरा का पूरा 50 लाख रुपए चला गया? क्या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पूरा का पूरा 50 लाख चला गया? यस सर। यहां पे आपने 20 लाख रुपए डाले थे और यहां पे आपने 30 लाख रुपए डाल दिए। तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में इसे आपने अपना नुकसान मान लिया है बाय क्रिएटिंग प्रोविजन। और जब बैड डेट आपका हुआ है तो बैड डेट आपका नुकसान है, आपने नुकसान डेबिट कर दिया और आपने प्रोविजन को क्रिएट कर दिया। प्रोविजन का बैलेंस हो चुका है 0।
तो सर यहां पे बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा? बैलेंस शीट में डेटर दिखेगा 50 लाख लेस प्रोविजन दिखेगा 50 लाख। तो आपका ये डेटर जीरो हो चुका है बैलेंस शीट डेट पे, और जो भी पैसा डूबा वो बैड डेट्स के नाम से ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, आर वी क्लियर एवरीवन? क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? हां। क्या इसका इफेक्ट मैंने 24-25 में दिया है? यस सर, 24-25 में अपने प्रोविजन को बढ़ा दिया, 24-25 को मैंने अपना प्रोविजन बढ़ा दिया, और बढ़ाने की वजह से मैंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी इसको नुकसान के तौर पे बुक कर लिया है। इज एवरीवन क्लियर? सबको एक क्लैरिटी है? अच्छा, इधर मेरे से गलती हुई है, इधर मेरे से गलती हुई है, और नालायक को तुमको भी ध्यान नहीं रहा ये। यहां पे प्रोविजन अकाउंट डेबिट होगा। टू बैड डेट्स। ठीक है, तो सर यहां पे एंट्री क्या होगी? यहां पे एंट्री क्या होगी? 30 अप्रैल को आपकी एंट्री क्या होगी? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ₹50,00,000। तो ये एंट्री के बाद आपका डेटर का बैलेंस जीरो हो जाएगा, डेटर अकाउंट का बैलेंस आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये बैड डेट्स एक नुकसान है, ये नुकसान कहां जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए, बट ऑलरेडी मैं पिछले साल प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर चुका हूं और मैंने उससे प्रोविजन बना रखा है। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। तो यहां पे आपका प्रोविजन का बैलेंस भी जीरो हो गया। जो आपका बैलेंस शीट में दिख रहा था डेटर 50 लाख और प्रोविजन 50 लाख, दोनों ही आपके जीरो हो गए। कब? 30 अप्रैल को। ओके, आर वी क्लियर? चलिए सर, हमारा यहां पे एडजस्टिंग इवेंट का डिस्कशन खत्म होता है, तो एक बार पढ़ ले एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है। Adjusting event is the event occurring after balance sheet date whose condition for occurrence existing on balance sheet date, जिसके होने की आशंका बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट कर रही थी। इसका मतलब मैं सिंपल बोलता हूं, एज अ स्टूडेंट तुम्हें क्या लगता है बैलेंस शीट डेट मतलब 31 मार्च पे होना चाहिए? मैं बोलता हूं ये उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिख के दिया हुआ है कि ये जो इवेंट है इसके रिगार्डिंग कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी बैलेंस शीट डेट पे। ठीक है, दैट इज एविडेंस रिलेटिंग टू इवेंट एग्जिस्ट कर रहा था बैलेंस शीट डेट पे। मैं बोलता हूं समझने के लिए तुम इसे ऐसा समझो कि भाई साहब ये जो इवेंट है इसके रिगार्डिंग कोई भी एविडेंस क्या पिछले साल में अवेलेबल था? क्योंकि वो बैलेंस शीट डेट इसलिए बोलता है क्योंकि बैलेंस शीट एक सिंगल दिन की बनती है, बैलेंस शीट एज ऑन डेट होती है। बट मेरा इंटरप्रिटेशन और जो कि इंटरप्रिटेशन यूज होता है पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, क्या इसके रिगार्डिंग कोई एविडेंस पिछले साल मौजूद था? क्या पिछले साल मौजूद था? अगर हां तो वो आपका एडजस्टिंग इवेंट है। बट जब हम लिखेंगे तो हम ये बोलेंगे क्या इसके रिगार्डिंग कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी क्या बैलेंस शीट डेट पे? बट अगर इंटरप्रिटेशन क्या है, बैलेंस शीट डेट का मतलब पूरे साल भर में क्या कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी क्या? ओके, चलो अब अभी हमने बात की एडजस्टिंग इवेंट की,
अब हम बात कर रहे हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट की। एक अप्रैल 24, 31 मार्च 25, 30 जून 25, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल। ठीक है, अब 30 अप्रैल 25 को लॉस बाय फायर हुआ है, आग लग गई और उस वजह से नुकसान हो गया आपको 50 लाख रुपए का। कितना नुकसान हो चुका है आपको? 50 लाख रुपए का आग लगने की वजह से नुकसान हो गया है 30 अप्रैल को। क्या यह कोई सिग्निफिकेंट इवेंट है? हेलो, क्या यह कोई सिग्निफिकेंट इवेंट है? हां सर, आग लग गई, 50 लाख का माल जल गया। ठीक है, अच्छा, सिग्निफिकेंट इवेंट जब हम बोलते हैं तो हम क्या चीजों को सोच के बात करते होंगे? क्या हम कंपनी का नेटवर्क देख के बात करते होंगे? रिलायंस के लिए जिसका टर्नओवर हजारों करोड़ों में है, जिसका टर्नओवर हजारों करोड़ों में है, उसके कोई तो भी गोडाउन में आग लग गई और वहां पे 50 लाख का माल जल गया। क्या रिलायंस के लिए यह सिग्निफिकेंट इवेंट है क्या? सोच के देखो, रिलायंस हो गया, अदानी हो गया, उसके बाद ओएनजीसी हो गया, क्या उनके लिए यह सिग्निफिकेंट इवेंट है क्या? अरे ये तो उनके लिए चने फुटाने हैं भाई साहब, इतना तो रात को पेपर में चने के तौर पे खा जाते होंगे पैसे को। ठीक है, ये उनके लिए चने फुटाने हैं। ठीक है, इससे ज्यादा महंगी तो वॉचेस पहनते हैं। आर वी क्लियर? उनके लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अब मान लो, मेरी बात करो, ठीक है, मेरा साल का टर्नओवर 10 करोड़, मेरा साल का टर्नओवर 10 करोड़ और मेरा जो गुड्स है उसको आग लग गई है और उस वक्त मुझे 50 लाख का नुकसान हुआ है। मेरे टर्नओवर के मुकाबले ये 5% का नुकसान है, तो क्या ये मेरे लिए सिग्निफिकेंट है? हां जी सर, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, उसके अनुसार सिग्निफिकेंट होता है, हमारे अनुसार नहीं होता है। जिस कंपनी के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके अनुसार वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो हाँ भाई, मेरा 10 करोड़ का टर्नओवर है, मेरी एक छोटी कंपनी है, मेरे लिए ये सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो क्या ये सिग्निफिकेंट इवेंट है? हां सर, ये सिग्निफिकेंट इवेंट तो है। अच्छा, क्या ये फेवरेबल है, अनफेवरेबल है? सर ये अनफेवरेबल है हमारे लिए। ओ माय गॉड, ये अनफेवरेबल इवेंट है। क्या इसके रिगार्डिंग बैलेंस शीट डेट पे कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि हमें लग रहा था कि भाई ऐसा कुछ होगा? तो मुझे एक बात बताओ, क्या आग लगने को तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या? सर हमने ना 24-25 में प्रिडिक्ट कर लिया था कि 30 अप्रैल को आग लगेगी। क्या इस साल में ऐसा कोई एविडेंस अवेलेबल था कि भैया ये आग लग गई? नो, ये कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं था। तो ये क्या है आपका? ये है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ये क्या है? ये इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, बट ये नॉन एडजस्टिंग है। ओनली डिस्क्लोजर। अच्छा, ये डिस्क्लोजर कहां जाएगा? हेलो, ये डिस्क्लोजर कहां दिया जाएगा? जब भी मैं बोलता हूं डिस्क्लोजर 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 डिस्क्लोजर, ये डिस्क्लोजर कहां दिया जाएगा? डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिपोर्ट होता है। एक होता है ना डायरेक्टर रिपोर्ट होता है, एक डायरेक्टर रिपोर्ट होता है। कभी भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक डायरेक्टर रिपोर्ट होता है। वो डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर ये बताया जाएगा कि भाई 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है 30 अप्रैल को, उस वजह से हमारा इतना इतना माल जल गया है। ठीक है, आर वी क्लियर एवरीवन?
अच्छा, ओके एवरीवन, नोट पे ध्यान दो। इफ सच इवेंट हैज मटेरियल इफेक्ट, then these should be disclosed in notes to accounts. Earlier it was director report, but ICS still uses director report for the purpose of exam use notes to accounts. ठीक है सर, सर 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 ये लाइन हमें नहीं समझी। देखो बेटा, आज के तारीख में ठीक है, आज के तारीख में हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कहां पे दिखाना चाहिए? नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना चाहिए, ठीक है। बट स्टिल आईसीआई अपने आंसर्स में क्या यूज करता है? डायरेक्टर रिपोर्ट यूज करता है। तो अब एज अ स्टूडेंट तुम क्या करोगे? एज अ स्टूडेंट तुम क्या करोगे? एज अ स्टूडेंट तुमने देखना है भैया क्वेश्चन तुमसे क्या मांग रहा है, ठीक है। मैं हमेशा क्या करता हूं? मैं हमेशा ये बोलूंगा कि भैया इसका डिस्क्लोजर दे दो आप डायरेक्टर रिपोर्ट में, क्लियर। और इसका अगर मटेरियल इफेक्ट भी है तो आपने नोट्स टू अकाउंट्स में बता देना चाहिए, क्लियर। एज अ स्टूडेंट मैं दोनों बोल दूंगा, मुझे नहीं पता आईसीआई कब अपने आंसर में अमेंड कर दे, ठीक है। तो एज अ स्टूडेंट मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा कि भाई ये सिग्निफिकेंट इवेंट है, आपने इसको डिस्क्लोजर देना चाहिए कहां पे? डायरेक्टर रिपोर्ट में। एंड अगर इसका मटेरियल इफेक्ट है, इफ इट हैज अ मटेरियल इफेक्ट, बट ऑब्वियस उसका है, तो हमने इसको नोट्स टू अकाउंट्स में भी डिस्क्लोज कर देना चाहिए। आर वी क्लियर एवरीवन? तो मैं तो दोनों जगह बोल दूंगा कर दो। अरे क्लियर है क्या? मैं तो बोलूंगा दोनों जगह कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ऐसा क्यों, आप दोनों जगह क्यों बोल रहे हो? मुझे एक बात बताओ, ठीक है। अगर मैं इसे दोनों जगह डिस्क्लोज कर देता हूं तो क्या एज द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको मैंने एक बेटर डिस्क्लोजर दिया है, बेटर प्रेजेंटेशन दिया हुआ है? हां सर, ठीक है। मैं नोट्स टू अकाउंट्स में डाल दूंगा। हो सकता है बहुत लोग डायरेक्टर रिपोर्ट ना पढ़ते हो, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हो तो उन्हें पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा नुकसान हुआ है। आर वी क्लियर? तो एज अ स्टूडेंट आपने दोनों लिख देना चाहिए। डन? ओके सर, चलिए अब एवरीवन एक चीज याद रखना, नॉन एडजस्टिंग है उसका सिर्फ डिस्क्लोजर देना है, बट इसका एक एक्सेप्शन है। ओ माय गॉड, एक्सेप्शन क्या है? इफ अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट affects going concern assumption. Oh my god, अगर कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट गोइंग कंसर्न असम्पशन को इफेक्ट कर देता है, ठीक है, दैट इज हमें नहीं लग रहा कि हमारा धंधा 12 महीने से ज्यादा चलेगा, हमें हमारे धंधे का फोर्सिएबल फ्यूचर नहीं दिख रहा है, हमें दिख ही नहीं रहा है कि अगले साल हमारा धंधा चलेगा ही नहीं। अगर कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट गोइंग कंसर्न असम्पशन को अफेक्ट कर जाए, देन it will be treated as adjusting event and all assets and liability will be shown at realizable value. सर ये जो आपने स्टेटमेंट दिया, ये जो आपने स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है?
अब सर इसका एग्जाम्पल तो बनता है, बिल्कुल राजा, इसका एग्जाम्पल एकदम टकाटक ताजा ताजा तो मैं एग्जाम्पल दूंगा। मुझे एक बात बताओ, समझो ये आग नहीं लगती थी, मेरा जो फैक्ट्री है वो इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर है, वो इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर है, ठीक है, आर वी क्लियर। अब अगर मेरी फैक्ट्री इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर है तो पाकिस्तानियों ने मेरे फैक्ट्री पे ब्लास्ट कर दिया, वो आए मिसाइल छोड़ दिए, मेरी फैक्ट्री उड़ा दिए। अब वो मेरी इकलौती फैक्ट्री थी जहां पे प्रोडक्शन होता था, वहीं से प्रोडक्शन करके मैं माल बेचता था पूरे देश भर में, ठीक है, मेरी फैक्ट्री उड़ा दी उन्होंने। अब फैक्ट्री लगाने के लिए क्या मेरे पास पैसा है? द आंसर इज नो। क्या मेरे पास एसेट है कि मैं गिरवी रख के नई फैक्ट्री लगाऊं? नहीं सर। तो कहीं ना कहीं अब वो ब्लास्ट की वजह से, वो बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से मेरे बिजनेस का गोइंग कंसर्न अजम्पशन इफेक्ट हो गया है। क्या पाकिस्तान वाले ब्लास्ट करेंगे मेरी फैक्ट्री को? इसके रिगार्डिंग क्या कोई एविडेंस 24-25 में अवेलेबल था? अरे नहीं रे, वो तो बावले हो गए, एकदम से ब्लास्ट कर दिया उन्होंने, उनका जब मर्जी आया उन्होंने आके ब्लास्ट कर दिया, ठीक है, आर वी क्लियर। तो अब 30 अप्रैल को उन्होंने ब्लास्ट कर दिया, इसके रिगार्डिंग यहां पे तो कोई इवेंट था ही नहीं, तो ये नॉन एडजस्टिंग बन गया। बट उन्होंने ब्लास्ट किया तो मेरे धंधे की तो ऐसी की तैसी हो गई, मेरे धंधे का गोइंग कंसर्न अजम्पशन इफेक्ट हो गया, बिकॉज वो मेरी एक ही फैक्ट्री थी जहां से मैं माल बेचता था। तो अब ये मेरे लिए क्या हो गया? ये मेरे लिए एडजस्टिंग इवेंट हो गया है, बिकॉज इसने मेरे गोइंग कंसर्न अजम्पशन को इफेक्ट कर दिया है। और जब वो एडजस्टिंग हो जाएगा तो 31 मार्च को जितने भी एसेट्स लायबिलिटी है वो एट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएंगे। वो किस पे दिखेंगे? एट रियलाइजेबल वैल्यू। सबको क्लियर? ये सबको क्लियर है? एक्सेप्शन? हां सर, एक्सेप्शन क्लियर है। तो राजा यहीं पे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म होता है। कितना छोटू सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, है ना? बस राजा, बहुत बढ़िया, जीवन में बेहतरीन आपने काम किया हुआ है।